अमेरिका और इजराइल के सारे अंदाजे गलत साबित हो रहे हैं। जंग दूसरे हफ्ते में दाखिल होने वाली है और ईरान टिका हुआ है। अमेरिकी और इजरायली खुफिया एजेंसीज कहने लगी हैं कि कोई तख्ता पलट नहीं हो रहा, कोई बगावत नहीं उठ रही, जनता पूरी तरह ईरानी हुकूमत के कंट्रोल में है। ट्रंप के ख्वाब हकीकत से टकरा गए हैं। पूरी दुनिया ट्रंप का कर्ज भर रही है। उनके फैसले का असर हमारी आपकी जेब पर भी पड़ने लगा है। उनके हाथ से सब कुछ फिसल रहा है। इस पर सितम यह कि अमेरिका में इसी बरस मिड टर्म इलेक्शंस भी हैं। एक ऐसा टेस्ट जिसमें अगर ट्रंप ने मुंह की खाई तो सिर पर सिर्फ दिखावे का ताज रह जाएगा और कुर्सी के पाए कमज़ोर पड़ जाएंगे। आज ट्रंप की इसी बेबसी की बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है अंकुर और आप देख रहे हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by ITEL, Rajnigandha and Candid. सबसे पहले जंग से जुड़े ताज़ा अपडेट्स जान लेते हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का आज 14वां दिन है। 13 मार्च की सुबह पश्चिमी इराक में अमेरिकी एयरफोर्स का KC-135 स्ट्रेटो टैंकर रिफ्यूलिंग विमान क्रैश हो गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक विमान में सवार 6 क्रू मेंबर्स में से 4 की मौत हो गई, जबकि 2 अब भी लापता हैं। अधिकारियों के मुताबिक ये विमान एक ऑपरेशन के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। उस समय मिशन में दूसरा अमेरिकी टैंकर विमान भी शामिल था। हालांकि दूसरा विमान सुरक्षित रहा। अमेरिकी सेना ने साफ किया है कि यह हादसा किसी दुश्मन के हमले या फ्रेंडली फायर की वजह से नहीं हुआ। इस बीच ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिका के USS अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमला करके उसे डैमेज कर दिया है। हालांकि अब तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। अब्राहम लिंकन कैरियर को जनवरी में ईरान के पास तैनात किया गया था। ये अमेरिका के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप 3 CSG-3 का हिस्सा है, जिसमें एक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ कई युद्धपोत और पनडुब्बियां शामिल होती हैं। जंग का अगला बड़ा अपडेट ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोस्तफा खामनेई से जुड़ा है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि मोस्तफा एक हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और फिलहाल कोमा में हैं। ब्रिटिश मीडिया द सन की रिपोर्ट के मुताबिक 28 फरवरी को अमेरिका इजराइल के हमले में घायल होने के बाद उन्हें तेहरान के सिना यूनिवर्सिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये वही हमला है जिसमें पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई भी मारे गए थे। बताया जा रहा है कि मुस्तफा की हालत बेहद गंभीर है। रिपोर्ट के मुताबिक हमले में चोट इतनी गहरी थी कि उनका एक पैर काटना पड़ा और लिवर को भी गंभीर नुकसान पहुंचा है। अस्पताल के एक हिस्से को पूरी तरह सील कर दिया गया है और वहां भारी सुरक्षा तैनात है। हालांकि इस मामले में अब तक ईरान की तरफ से कोई जानकारी नहीं आई है। मुस्तफा खामनेई ने 12 मार्च को ही ईरान के लोगों को संबोधित किया था। सुप्रीम लीडर बनने के बाद ये उनका पहला एड्रेस था, लेकिन ये सिर्फ ऑडियो मैसेज था और इसमें मुस्तफा खुद नजर नहीं आए थे। इधर ईरान जंग की वजह से दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें बढ़कर $100 के पार चली गई हैं। इसे काबू में करने के लिए ट्रंप प्रशासन ने दूसरे देशों को भी समुद्र में फंसे रूसी तेल को खरीदने की अस्थायी मंजूरी दे दी है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने 12 मार्च को एक लाइसेंस जारी किया है। इसके तहत उन रूसी कच्चे तेल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की डिलीवरी और बिक्री की जा सकती है जो 12 मार्च की रात 12:01 से पहले जहाज़ों पर लोड हो चुके थे। ये छूट सिर्फ 11 अप्रैल तक के लिए दी गई है। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने बताया कि इसका मकसद दुनिया भर में तेल की सप्लाई बढ़ाना है ताकि बढ़ती कीमतों पर लगाम लग सके। अन्य खबरों के लिए चलते हैं न्यूज़ रूम। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का एक बड़ा असर हमने तेल टैंकरों की आवाजाही पर देखा है। ईरान ने जब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का रास्ता बंद किया है, तब से दुनिया भर में तेल की सप्लाई पर बड़ा असर पड़ा है। कई तेल टैंकर इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में फंसे हुए हैं। इसका असर बाकी देशों के साथ साथ भारत पर भी पड़ता देखा गया है। भारत के इस वक्त लगभग 28 तेल टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में फंसे हुए हैं। इस बीच एक बड़ा अपडेट आया है। ईरान के जो राजदूत भारत में हैं, मोहम्मद फतहाली, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि भारत को तेल ले जाने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में एक सेफ पैसेज, एक सुरक्षित रास्ता दिया जाएगा। आपको बता दें कि ईरान की IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोर ये लगातार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जो जहाज़ हैं उन पर हमला कर रही थी, जो निकलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब ईरान ने कहा है कि भारत को एक सेफ पैसेज मिलेगा। फतहाली ने बयान में कहा है कि भारत और ईरान के बीच हमेशा से दोस्ताना संबंध रहे हैं। दोनों के बीच सहयोग और विश्वास का रिश्ता रहा है। भारत ने कई मौक़ों पर ईरान की मदद भी की है, जिसके बाद ईरान ने यह फैसला किया है कि अब उसका फ़र्ज़ बनता है कि वो भारत की भी मदद करे। फतहाली ने यह भी एश्योरेंस दिया है कि इस फैसले का असर अगले 2-3 घंटे में ही देखने को मिल सकता है, यानी अगले 2-3 घंटे में ही हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के रास्ते से तेल टैंकर या तेल के जो जहाज़ हैं वो निकल कर भारत आते हुए देख सकते हैं।
आपको बता दें कि भारत के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होना एक बड़ी खबर थी, क्योंकि भारत का 40% तेल सप्लाई जो है वो इसी रास्ते से होकर आती है। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तेल इस्तेमाल करने वाला देश है। ऐसे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने की वजह से भारत पर काफ़ी बड़ा असर पड़ा था, लेकिन अब इस मामले में राहत मिलने की उम्मीद की जा रही है। अब डोनाल्ड ट्रंप की खबर लेते हैं, पॉइंट्स में समझिए। ट्रंप और नेतन्याहू का घोषित मकसद था तख्ता पलट। उन्हें पक्का यकीन था कि अली खामेनेई को मारते ही ईरान का पूरा सिस्टम ठप हो जाएगा। ट्रंप ने तो ईरानियों से बगावत की अपील तक की थी। वो अपनी पसंद का नेता ईरान की गद्दी पर बिठाने का ख्वाब देख रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। खुद अमेरिकी और इजरायली खुफिया एजेंसियां भी यही मान रही हैं कि तख्ता पलट नहीं हो रहा। उधर ईरान अपनी मोज़ैक स्ट्रेटजी पर काम कर रहा है, यानी अगर दुश्मन सर काट भी दे तो जंग लड़ने के लिए धड़ खड़ा रहता है। ईरान को पहले से इल्म था कि उसकी टॉप लीडरशिप का सफाया हो सकता है, इसलिए उसने अपना सक्सेशन प्लान एकदम पक्का रखा था। हर अहम कुर्सी के लिए, हर अहम पद के लिए 4-4 लोगों की लाइन पहले से तैयार थी। हैरानी की बात यह है कि जंग शुरू होने से ठीक एक हफ्ते पहले अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल ने एक खुफिया रिपोर्ट सौंपी थी। चेताया था कि सिर्फ बमबारी से ईरान का तख्ता पलट नहीं होने वाला। यह भी कहा था कि खामनेई की मौत के बाद ईरान का सिस्टम अपने आप अगला नेता चुन लेगा। लेकिन ट्रंप ने इन रिपोर्ट्स को दरकिनार कर दिया। नतीजा, खामनेई के बेटे मुस्तबा खामनेई अब ईरान की कमान संभाल रहे हैं। 12 मार्च को देश के नाम अपने पहले ही संबोधन में मुस्तबा ने कहा कि ईरान एक लंबी जंग के लिए तैयार है। अब रही बात अवाम की बगावत की, तो उसकी भी कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है। सेना और IRGC के बीच हथियारों और दवाइयों की सप्लाई को लेकर थोड़ी बहुत तनातनी की खबरें ज़रूर हैं, लेकिन फौज में कोई फूट नहीं है। IRGC ने जनता को चेतावनी दी है, किसी ने भी अंदरूनी बगावत की हिमाकत की तो उसे बुरी तरह कुचल दिया जाएगा। उधर अमेरिका और इजराइल की बमबारी में अब तक 1300 से ज़्यादा बेगुनाह नागरिक मारे जा चुके हैं। जाहिर सी बात है, जिनके अपने लोग मारे गए हैं वो तो अमेरिकियों को अपना मुक्तिदाता नहीं मानेंगे। अगला सवाल ये कि ये जंग कब तक खिंचेगी। ट्रंप इस खुशफहमी में थे कि मामला जल्द ही सिमट जाएगा। उन्होंने इस हमले को शॉर्ट टर्म एक्सकर्जन बताया था। दावा किया था कि सब कुछ फर्स्ट क्लास चल रहा है और वो तय वक्त से बहुत आगे हैं। ट्रंप का तो यहाँ तक दावा था कि ईरान के 80% मिसाइल लॉन्चर्स तबाह हो गए हैं और वहाँ की नौसेना और वायुसेना का नामो निशान मिट गया है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान के ड्रोन्स और मिसाइलें लगातार अमेरिका और खाड़ी में उसके साथी देशों को निशाना बना रही हैं। हालांकि ये बात सच है कि जंग के शुरुआती दिनों के मुकाबले अब ईरान के काउंटर अटैक में मिसाइलें कम और ड्रोन्स ज़्यादा दिख रहे हैं। इस बीच अमेरिका के 140 जवान घायल हुए हैं और 6 मारे गए हैं। ईरानी ड्रोन्स और मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में अमेरिका का भारी भरकम खर्च हो रहा है। पहले 6 दिनों में ही अमेरिका इस जंग में 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा फूंक चुका था। 12 मार्च को पश्चिमी इराक में अमेरिका का एक रिफ्यूलिंग टैंकर भी क्रैश हो गया। इसके अलावा उसके 3 F-15 लड़ाकू विमान भी क्रैश हुए हैं। वहीं ईरान पूरी तरह से एक लंबी और थका देने वाली जंग के लिए तैयार बैठा है। इसे मिलिट्री की भाषा में वॉर ऑफ एट्रिशन कहा जाता है। ईरान का मकसद है अमेरिका को इतना थका दो, उसका इतना पैसा फुकवा दो कि खुद अमेरिकी जनता अपनी सरकार के खिलाफ खड़ी हो जाए। जाहिर है डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कभी नहीं चाहेंगे। वो तो चुनाव ही इस शर्त पर जीत कर आए थे कि अमेरिका को किसी नई जंग में नहीं झुकेंगे। जैसे जैसे जंग खिंच रही है, ईरान को मनोवैज्ञानिक बढ़त मिलनी लाजमी है। तीसरा पॉइंट, ग्लोबल इकॉनमी। अमेरिका की सैन्य रणनीति सबसे बुरी तरह समंदर में फेल हुई है, खासकर होर्मुज के संकरे रास्ते पर, जिसे ईरान ने पूरी तरह बंद कर दिया है। ये रास्ता अहम है क्योंकि ये सिर्फ 39 किलोमीटर चौड़ा है, लेकिन दुनिया के कुल तेल का 20% हिस्सा यहीं से गुजरता है। मार्च के शुरुआती 12 दिनों में ही होर्मुज के आसपास 20 से ज़्यादा हमले हो चुके हैं। लेकिन ट्रंप गज़ब के मुकालते में है। बुरी तरह फंसने के बाद अब वो अपनी बातें घुमाने लगे हैं। पिछले हफ्ते वो कह रहे थे कि उनके पास एक धांसू प्लान है। अमेरिकी नेवी और बीमा कंपनियों के दम पर होर्मुज का रास्ता एकदम सेफ रहेगा, ऐसा उनका कहना था। लेकिन तेल का बाजार कुछ और कह रहा है। तेल के दाम बढ़े तो 12 मार्च को ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक है, तो अगर तेल के दाम बढ़ रहे हैं तो हमारे लिए बढ़िया ही है, हम खूब पैसा छापेंगे। समंदर में टैंकर्स को सुरक्षा देना आसान काम नहीं है। उस इलाके में करीब 320 टैंकर्स फंसे हुए हैं। ऐसे में कई देश दूसरे तरीकों का रुख कर रहे हैं। करीब 32 देशों ने अपने रिजर्व से 40 करोड़ बैरल तेल बाजार में उतारने का ऐलान किया है, लेकिन इस रिजर्व की भी एक लिमिट है। ट्रंप ने भी अमेरिका के रिजर्व से 17 करोड़ से ज़्यादा बैरल तेल खोल दिया है। घबराहट का आलम कुछ ऐसा है कि अमेरिका ने पाबंदियों को किनारे रखकर रूस की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया है ताकि रूसी तेल को बाजार में लाया जा सके। जानकारों का मानना है कि अगर इन सारे तरीकों को एक साथ भी आजमा लिया जाए तब भी बाजार में महज 40 लाख बैरल तेल ही आ पाएगा, जबकि होर्मुज के बंद होने से 1.5 करोड़ बैरल तेल फंसा हुआ है।
उधर खाड़ी देशों में तेल रखने की जगह खत्म हो रही है। इराक और कुवैत ने कुएं बंद करने शुरू कर दिए हैं। कतर का गैस प्लांट ड्रोन हमले के बाद से बंद पड़ा है। यूरोप में गैस के दाम 50% तक बढ़ चुके हैं। ईरान ये बात बहुत अच्छे से समझ चुका है कि फिल वक्त तेल की कीमतें ही अमेरिका की सबसे कमज़ोर नस हैं। दाम बढ़ेंगे तो अमेरिका पर दबाव भी बढ़ेगा। अगला पॉइंट, न्यूक्लियर क्वेश्चन। पिछले बरस ईरान पर हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि उन्होंने ईरान का परमाणु प्रोग्राम मटियामेड कर दिया है, लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि ईरान के पास आज भी करीब 400 किलो एनरिच्ड यूरेनियम बचा हुआ है। आसान भाषा में कहें तो इसे हल्का सा और एनरिच करने पर 10 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने अमेरिकी संसद से कहा है कि हमें खुद जाकर इसे लाना होगा। कहने का मतलब ईरान के अंदर घुसकर एक जमीनी मिलिट्री ऑपरेशन। लेकिन क्या यह मुमकिन है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि यूरेनियम रखा कहां है। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु एजेंसी IAEA के चीफ राफेल ग्रॉसी कहते हैं कि यह जखीरा मुख्य रूप से मध्य ईरान के इस्फहान में है। इसे गहरी सुरंगों में दफन किया गया है और रास्तों को मिट्टी से पाट दिया गया है। कुछ हिस्सा नतान्स और फोर्दो के साइट्स पर भी है। एक इशारा तो खुद ट्रंप का भी है। 9 मार्च को उन्होंने कहा था कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम किसी दूसरी जगह पर दोबारा खड़ा करने की कोशिश कर रहा था जो ग्रेनाइट की चट्टानों से सुरक्षित है। जानकारों का मानना है कि ट्रंप का इशारा नतान्स के पास पिकैक्स माउंटेन की तरफ था। यह ठिकाना जमीन से 80 से 100 मीटर नीचे है, फोर्दो से भी ज्यादा गहराई में है। अमेरिका के बंकर बस्टर बम भी यहां तक नहीं पहुंच सकते। इस जगह पर अभी तक कोई बड़ा हमला नहीं हुआ है, सिर्फ इजराइल ने इसके बाहर एक गाड़ी को निशाना बनाया है। अब अगर हम अमेरिका के मिलिट्री पावर पर यकीन कर भी लें और ये मान लें कि अमेरिकी सैनिक इन सुरंगों तक पहुंच जाएंगे, तब भी ये बड़ा सवाल बना रहता है कि वो उस यूरेनियम का करेंगे क्या। उसे सुरक्षित हैंडल करके बाहर लाना भी खतरे से खाली नहीं है। अब बात करते हैं इजराइल की। इजरायली अखबार हारेट्स में पत्रकार जोशुआ लीफर ने एक विश्लेषण लिखा है। वो कहते हैं कि इस तख्ता पलट वाली हवाबाजी के झांसे में मत आइए। इजराइल असल में मोइंग द लॉन स्ट्रेटजी पर चल रहा है, यानी वो सिर्फ घास काट रहा है। 2010 के दशक में इजराइल के मिलिट्री अफसरों ने हमास और हिजबुल्लाह के लिए यह टर्म निकाला था। इसका मतलब है जड़ से किसी मसले को मत सुलझाओ, उस चक्कर में ना पड़ो, बस हर कुछ साल में दुश्मन पर बमबारी करो, उसकी ताकत कम करो और उसके भीतर खौफ बिठा दो। नेतन्याहू और उनके मंत्रियों का प्लान सिर्फ इतना है कि ईरान के हथियारों का जखीरा तबाह कर दिया जाए ताकि वो इजराइल के लिए खतरा ना हो, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट जैसा वो कहते हैं वैसा ना हो। इजराइल के इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज के डैनी सिट्रोनोविट्स की बात से इसे समझिए। वो कहते हैं अगर तख्ता पलट हो जाए तो बढ़िया, अवाम सड़क पर उतर जाए तो भी बढ़िया, गृह युद्ध छिड़ जाए तो भी बढ़िया, इजराइल को ईरान के भविष्य या उसकी स्थिरता से कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिरी पॉइंट है अमेरिका की अंदरूनी राजनीति। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ईरान के खिलाफ जंग छेड़ने के पीछे ट्रंप के जहन में अमेरिका के मिड टर्म इलेक्शंस भी थे। उन्हें पक्का यकीन था कि इसका फायदा उठाते हुए रिपब्लिकन पार्टी नवंबर 2026 के मिड टर्म चुनाव में बड़ी बढ़त बना सकती है। लेकिन ये दांव एकदम ही उल्टा पड़ गया है। इस जंग की कीमत पूरी दुनिया तो चुका ही रही है, लेकिन अमेरिकी वोटर की जेब पर भी इसका सीधा असर पड़ा है। ताज़ा पोल्स कह रहे हैं कि अमेरिकी अवाम इस लड़ाई के सख्त खिलाफ है। NBC न्यूज़ का सर्वे बताता है कि 53% अमेरिकी इस जंग को सिरे से खारिज कर रहे हैं। अगर ऐसी हवा नवंबर 2026 तक बनी रही तो ट्रंप की भयंकर फजीहत तय है। अगर उनकी पार्टी ने संसद में बहुमत खो दिया तो वो सिर्फ एक रबर स्टैंप यानी एक लेम डक प्रेसिडेंट बनकर रह जाएंगे। हमने जानकारों से इस मसले पर बात की, उनसे पूछा कि ऐसी स्थिति में, ऐसी सिचुएशन में ट्रंप क्या कर सकते हैं। ट्रंप ने ईरान पर हमले के जो भी इरादे बताए हों, असल इरादा यह है कि वहां पर अराजकता फैलाना है, वहां पर अफरा तफरी फैलानी है और एक तरीके से आप कहें कि वहां गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा करनी है। और उन्हें उम्मीद ये थी कि 2-4-5 दिनों में जो है वो लीडरशिप का खात्मा कर देंगे और फिर वहां कोहराम मच जाएगा और हो सकता है कि जो रिवोल्यूशनरी गार्ड हैं उनके भीतर फूट पड़ जाएगी, ईरानी आर्मी में फूट पड़ जाएगी, समाज में फूट पड़ जाएगी और उनका मकसद पूरा हो जाएगा। फिर जो भी है वो अपना पपेट रिजीम बना लेंगे और जैसा भी वो करना चाहें कर सकते थे। लेकिन मैं इसको उनकी हार के रूप में नहीं देखना चाहता हूं, क्योंकि अभी ये लड़ाई चल रही है और जिस तरीके के अभी तक जो भी हमारे पास डिटेल्स आ रहे हैं उसमें यह है कि ईरान चूंकि ईरान सीधे सीधे उनका मुकाबला नहीं कर सकता है अमेरिका का, तो ईरान जिस तरीके के टैक्टिक्स अपना रहा है उसका बहुत बड़ा असर हो रहा है और उस क्षेत्र में भी हो रहा है और उस क्षेत्र से बाहर दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी हो रहा है। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि अभी तक जो ईरान की रणनीति है, जो उन्होंने बहुत समय से तैयारी करके रखी थी,
उस रणनीति को हम एक तरीके से कामयाब होता हुआ देख रहे हैं अभी तक। और लेकिन मैं उसको जीत और हार के टर्म्स में नहीं देख रहा हूं। मैं ये देख रहा हूं कि ट्रंप इस झमेले से निकलने के लिए क्या तर्क देंगे, या वो वेट करेंगे, क्या वो हमलों को अभी जारी रखेंगे, ये अभी फिलहाल साफ नहीं है। बड़ी खबर यहीं तक, अब सुर्खियों की बारी। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जंग रुकने का नाम नहीं ले रही। पूरी दुनिया तेल और गैस की किल्लत से जूझ रही है। इस बीच ईरान के पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी लॉकडाउन जैसे हालात बन गए हैं। स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं ताकि फ्यूल बचाया जा सके। लेकिन इतनी किल्लत के बावजूद पाकिस्तान एक चीज़ से पीछे नहीं हटा है, अफगानिस्तान। 12 मार्च की रात पाकिस्तान ने फिर से अफगानिस्तान की सीमा से लगे कई इलाकों और राजधानी काबुल पर हवाई हमले किए। काबुल पुलिस के प्रवक्ता खलील जदरान के मुताबिक बमबारी में 4 लोगों की मौत हो गई और 15 लोग घायल हो गए। इन हमलों में कई घर भी क्षतिग्रस्त हुए। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने एक्स पर बताया कि पाकिस्तान के हमले सिर्फ काबुल तक सीमित नहीं थे। दक्षिण के कंधार और पूर्व के पख्तिका प्रांतों में भी हवाई हमले हुए हैं। ये दोनों इलाके पाकिस्तान की सीमा से लगे हुए हैं। मुजाहिद ने यह भी कहा कि कंधार एयरपोर्ट के पास निजी एयरलाइन काम एयर के फ्यूल डिपो को भी पाकिस्तानी विमानों ने निशाना बनाया। दरअसल पिछले कई महीनों से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। सीमा पर कई बार झड़पें भी हो चुकी हैं। 27 फरवरी को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ खुली जंग का ऐलान कर दिया था। पाकिस्तान का आरोप है कि तालिबान सरकार आतंकियों को पनाह दे रही है। उस समय पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि अब हमारा सब्र खत्म हो चुका है। हालांकि तालिबान सरकार इन आरोपों को खारिज करती रही है। उनका कहना है कि अफगानिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल किसी भी देश के खिलाफ आतंक फैलाने के लिए नहीं होने दिया जाता। जब से पाकिस्तान ने खुली जंग का ऐलान किया है तब से वो काबुल में तालिबान के सैन्य ठिकानों और हथियारों के गोदामों को साथ साथ कंधार और पख्तिका जैसे इलाकों में भी हमले कर रहा है। हालांकि इन ताज़ा हमलों से पहले कुछ दिनों तक दोनों तरफ से हवाई हमलों की कोई खबर नहीं आई थी। अमेरिका के मिशिगन राज्य के वेस्ट ब्लूमफील्ड इलाके में मौजूद टेम्पल इजराइल सिनेगॉग में 12 मार्च को गोलीबारी हुई। संदिग्ध हमलावर पुलिस की कार्रवाई में मारा गया। ओकलैंड काउंटी के शरीफ ने बताया कि संदिग्ध अपने ट्रक से इमारत के मुख्य दरवाजे को तोड़ते हुए अंदर घुस गया और गाड़ी को सीधे हॉल के अंदर तक ले गया। इसके बाद वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उसे रोकने की कोशिश की। ये सिनेगॉग एक अर्ली चाइल्डहुड सेंटर भी चलाता है। इमारत से टकराने के बाद ट्रक में आग भी लग गई। सिनेगॉग में मौजूद किसी भी बच्चे या स्टाफ को इस हमले में चोट नहीं आई। टेम्पल इजराइल के करीब 12,000 सदस्य हैं। इसके अलावा वेस्ट ब्लूमफील्ड इलाके में भी यहूदी समुदाय की अच्छी खासी आबादी रहती है। पिछले महीने ईरान युद्ध शुरू होने के बाद दुनिया भर के सिनेगॉग्स में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये घटना ऐसे समय पर हुई है जब अमेरिका में यहूदियों के खिलाफ बढ़ती नफरत को लेकर भी चिंता बढ़ रही है। FBI के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 2 बरस में धर्म के आधार पर होने वाले हेट क्राइम में करीब 2/3 मामले यहूदियों के खिलाफ थे। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।